नमस्कार दोस्तों। तो आज शुरू करेंगे अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कंप्लीट हो चुका है। आज फेमा शुरू करेंगे। आज शुरू करेंगे अपन फेमा, जिसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसके बारे में अपन बात करेंगे। इससे पहले अपन बात करेंगे कि अपन ने जैसे शुरुआत की थी कि अपन पहले भी किसी एक या तो सब्जेक्ट या कोई नॉलेज वाले एक टॉपिक की बात करेंगे, तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टॉपिक है, इससे अपना कंपैरिजन भी हो जाएगा। मैं ये कंपैरिजन आपको बार बार करवा रहा हूँ, बार बार पढ़ा रहा हूँ, वो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो सके, क्योंकि अपना पेपर MCQ वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला है, तो अपने को लंबा चौड़ा तो कुछ लिखना नहीं है, अपने को पॉइंट वाइज टू द पॉइंट याद रहना जरूरी है। और टू द पॉइंट हम कैसे कब याद रख सकते हैं? जब अपन कंपैरिजन कर सके। अपने कोर्स में 10 एक्ट है, अगर अपन कंपैरिजन करके नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आइए, अपन ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पढ़ा था। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और सेबी एक्ट 1992, इन दोनों की एक कॉमन बात है, वो यहीं पे कर लेते हैं। सेबी एक्ट अपन कुछ दिनों के बाद पढ़ेंगे। इसमें क्या कहते हैं, अपन ने पढ़ा था कि एक एजुकेटिंग ऑफिसर होता है। एजुकेटिंग ऑफिसर सभी एक्ट्स में होगा। वो एजुकेटिंग ऑफिसर का काम क्या होता है, वो कोई भी कंप्लेन आती है उसके खिलाफ है ना, जो वो एक्शन लेता है, इंक्वायरी करता है, फिर पेनल्टी लगाता है। तो एजुकेटिंग ऑफिसर से, जैसे मान लो एजुकेटिंग ऑफिसर ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, मैंने आपको बताया था, जैसे उसने क्या किया कि पेनल्टी लगाई किसी में, जैसे मान लो उसने मुझ पे पेनल्टी लगाई, ठीक है, तो मुझे क्या लगा कि उसने जो पेनल्टी लगाई है वो सही नहीं है। उसने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई, मैं उससे नाखुश हूँ कि नहीं, ये पेनल्टी उसने गलत लगाई है, तो अब क्या मेरे पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, मैं कहीं पे जाके कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे वो पैसे जमा करवाने पड़ेंगे? तो ऐसा नहीं है। अपने पास ऑप्शन होता है कि जो भी मैं हूँ, जैसे मान लो एग्रीड पर्सन मैं हूँ, तो मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा कि मैं अपील कर सकता हूँ। किसके पास? एक अपेलेंट ट्राइब्यूनल होती है, मैं उसके पास जाऊँगा और अपील करूँगा। उसके लिए मेरे पास जब भी ये मुझे ऑर्डर मिलेगा, उसके अंदर 45 दिन के अंदर मैं अपील कर सकता हूँ। लेकिन ये 45 दिन सेबी एक्ट में लिखा गया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में नहीं लिखा गया है। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ सभी में ये जो सफिशिएंट कोज है, जो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसा किसी कारण, जैसे आज प्रेजेंट टाइम की अपन बात करते हैं तो लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, हम कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं। तो 45 दिन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, 45 दिन के अंदर मुझे 45 दिन तो मिल गए, उसके और मुझे 45 दिन मिलेंगे ताकि मैं जाके अपेलेंट ट्राइब्यूनल के साथ अपील कर सकता हूँ। अब आप कहेंगे कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन तो और लंबा चल सकता है, कुछ भी, तो वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस ऐसे टाइम पे है ना, जो हमेशा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइन इशू करती है, इसमें कोई टाइम बढ़ाया जा सकता है कि इस टाइम के अंदर। लेकिन अपन ये नॉर्मल कंडीशन की बात करें, जैसे मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे 45 + 45 दिन मिलेंगे अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास अपील के लिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता हूँ। अगर अपेलेंट ट्राइब्यूनल ने फैसला दिया और उससे मैं नाखुश हूँ, तो मेरे पास आगे का रास्ता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा। उसके लिए मेरे पास क्या है, 60 दिन का टाइम है, और मुझे एक्स्ट्रा 60 दिन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है अगर उसको लगता है कि नहीं, कोई बहुत ही जेन्युइन रीज़न था जिसकी वजह से मैं क्या है कि जो भी मैं अपेलेंट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से नाखुश था, उनके पास नहीं जा पाया। अगर उनको लगता है तो मुझे यहाँ पे 60 + 60 डेज़ का टाइम मिलेगा। अब ये बात आती है कि ये 120 डेज़ हो चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, नॉर्मल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, केवल एक्ट के हिसाब से नहीं, नॉर्मल लाइफ के हिसाब से भी देखिए। अगर मान लो 120 दिन कंप्लीट हो गए, तो अब क्या मेरे सारे अधिकार ख़त्म हो जाते हैं, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता? तो ऐसा नहीं है। 120 दिन हो गए, ये 60 + 60 हो गए, उसके बाद भी क्या है, मेरे पास एक रिट का नाम सुना होगा आपने, सभी जगह चलता है कि उसने रिट लगा दी, इस एग्ज़ाम के विरुद्ध में रिट लगा दी, उस एग्ज़ाम के विरुद्ध में रिट लगा दी। रिट क्या लगती रहती है, एग्ज़ाम्स की बात करें तो कंटिन्यूस, स्टेट गवर्नमेंट्स में तो कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो उसके अपन बात करते हैं। तो ये रिट क्या है, रिट पिटिशन। ये रिट पिटिशन है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, जिसमें क्या है कि अपन क्या अपने जो राइट्स है उनके प्रोटेक्शन के लिए है ना, जो रिट पिटिशन अपन कर सकते हैं।
अब इसमें क्या है कि आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है कि अगर मेरा कोई भी फंडामेंटल राइट्स है जो कि आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया है और 32 भी इसी का पार्ट है, तो आर्टिकल 32 में क्या कहा गया? आर्टिकल 32 में कहा गया है कि कोई भी मेरा मूलभूत अधिकार जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार या जो भी इसमें दिए गए हैं, जो भी मेरे अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, अगर उनका उल्लंघन होता है तो मेरे पास क्या है कि मैं रिट पिटिशन कर सकता हूँ। आर्टिकल 32 में ऐसा लिखा गया है कि मैं उसके लिए रिट पिटिशन कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो ये तो हो गई इसकी बात, ठीक है। ये दोनों सेम है इलेक्ट्रिसिटी और सेबी एक्ट में। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन जिस एक्ट का शुरू करने जा रहे हैं, फेमा एक्ट की बात करते हैं। फेमा एक्ट में यहाँ पे एजुकेटिंग ऑफिसर कहा गया है, यहाँ पे एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ कहा गया है। अथॉरिटीज़ मतलब इसमें क्या है कि 4 तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल डायरेक्टर को छोड़ के, वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। एजुकेटिंग अथॉरिटी है, उससे एग्रीव्ड पर्सन, वही वाली बात है, मैंने क्या किया, कुछ फॉरेन एक्सचेंज या कुछ ऐसा काम किया जिससे मुझ पे पेनल्टी लगी और मैं उस पेनल्टी से नाखुश हूँ कि नहीं, मुझ पे इतनी पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए थी, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं स्पेशल डायरेक्टर के पास जाऊँगा। कितने दिनों में? वही 45 + 45 डेज सफिशिएंट के कारण कोज है, तो मैं क्या करूँगा, स्पेशल डायरेक्टर। ये सफिशिएंट कोज मतलब जो सफिशिएंट रीज़न जिसकी वजह से मुझे 45 दिन का और एक्सटेंशन मिल सकता है। स्पेशल डायरेक्टर के पास में गया, स्पेशल डायरेक्टर ने फिर ऑर्डर दिया, उससे भी मैं नाखुश हूँ, तो मैं अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास जाऊँगा। उसके लिए सेम टाइम पीरियड है, ठीक है। और अगर अपेलेंट ट्राइब्यूनल से भी मैं खुश हूँ तो यहाँ पे हाई कोर्ट की बात की गई और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की है। ध्यान देना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट है। मैं फेमा में किसके पास जा सकता हूँ? हाई कोर्ट के पास जा सकता हूँ। उसके लिए 60 + 60 डेज है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि एग्रीव्ड पर्सन है ना, यहाँ स्पेशल डायरेक्टर के पास ना जाके, एग्रीव्ड पर्सन स्पेशल डायरेक्टर के पास ना जाके वो सीधा अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास भी जा सकता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं तो मेरे पे जो भी एजुकेटिंग अथॉरिटी ने जो भी पेनल्टी लगाई है, वो पेनल्टी का अमाउंट मुझे अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट करना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक ऐसा केस है कि अगर अपेलेंट ट्राइब्यूनल को लगता है कि उसकी वजह से जो भी एग्रीव्ड पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी तो वो उसको माफ़ कर सकता है। लेकिन जनरली बात करें अपन तो एग्रीव्ड पर्सन अगर अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास आ रहा है तो जो भी उस पर पेनल्टी लगाई है एजुकेटिंग अथॉरिटी ने या फिर एजुकेटिंग ऑफिसर ने, वो हमेशा जमा करवानी पड़ेगी, चाहे आप कोई भी एक्ट पढ़ो, ठीक है। अब इसके लिए अगर ये सीधा आ रहा है तो भी 45 + 45 डेज़ का टाइम मिलेगा। ये यहाँ से यहाँ नहीं आके यहाँ से डायरेक्ट इधर आ गया, हो गया हाई कोर्ट की। अब वही बात आती है, क्या 120 दिन ख़त्म हो गया, मेरा सारे अधिकार ख़त्म हो जाते हैं क्या? नहीं है। इसमें भी यही बात कही गई कि 120 दिन के बाद भी मैं क्या रिट पिटिशन हाई कोर्ट में भी लगा सकता हूँ, जिसके लिए अपने संविधान का आर्टिकल 226 में ये बात कही गई है। अब एक इम्पोर्टेंट बात और है, सुप्रीम कोर्ट में केवल मैं रिट लगा सकता हूँ अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स, अगर मेरे जो भी मूलभूत अधिकार है, अगर उनके प्रोटेक्शन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ। लेकिन हाई कोर्ट में मैं फंडामेंटल राइट्स के लिए भी जा सकता हूँ, प्लस और कोई मेरा राइट्स है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिट है। जैसे अपन इस एक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इस एक्ट में मैं क्या हाई कोर्ट के पास जा रहा हूँ, ये मेरा कोई फंडामेंटल राइट्स थोड़ी है। तो अगर कोई और राइट है तो उस केस में मैं हाई कोर्ट के पास जा सकता हूँ। फंडामेंटल राइट्स के केस में क्या होता है, मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता हूँ या पहले हाई कोर्ट के पास जाऊँ और वहाँ से मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊँ। अगर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट हमसे एक सवाल पूछेगा, क्या? वो कहेगा भैया मेरे पास क्यों आ गए? सीधा बोलेगा ना कि उसके नीचे वाली अथॉरिटी है हाई कोर्ट, तो आप हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गए, बोलेगा वो।
तो वहाँ पे अपने को क्या है, सुप्रीम कोर्ट को रीज़न बताना पड़ेगा कि इस रीज़न से मैंने क्या हाई कोर्ट में केस दायर नहीं किया और मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये तो अपनी दोनों बात हो गई। अब अपन एक्ट की बात करेंगे। तो अब अपन फेमा एक्ट की बात कर रहे थे। हाँ देखिए, इस एक्ट में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, बहुत छोटा सा एक्ट है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो रटनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं आपको समझाऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, फेमा के बाद इस एक्ट को शुरू करने से, ये एक्ट देखो मैक्सिमम 15 मिनट का है। अगर आपने ये एक्ट एक बार पढ़ लिया, ठीक है, तो ये मात्र 15 मिनट में दोबारा आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। मात्र 15 मिनट, बहुत छोटा एक्ट है, बहुत ही छोटा एक्ट है। दूसरी बात, एक्ट छोटा है फिर भी बहुत टाइम लगा मुझे इसको समझने में, इसको बनाने में। क्यों? क्योंकि अपन क्या है, अपने को क्या चाहिए, अपने पास आएंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस के 4 ऑप्शन है, अपने को एक का आंसर करना है। तो उसके लिए अपने को क्या है कि ऐसा कंटेंट चाहिए और इस तरह से अपनी पढ़ाई होनी चाहिए कि आसानी से अपन पहचान सके कि ये कौन सा आंसर अपना सही है। चलो अब इसकी बात बाद में करेंगे, चलो पहले आ जाते हैं फेमा एक्ट की बात। फेमा में क्या है कि एक पहले था फेरा एक्ट था, ठीक है, इसकी अपन कोई ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। जो फेरा से फेमा क्यों है आप सभी जानते हैं कि जब इम्प्रूवमेंट करना होता है। ये एक्ट क्या था, ये एक्ट अच्छा नहीं था, सीधी सी बात, आप भी समझते हो इतनी बात कि जब कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है तो उसको अपने को और अच्छा करने के लिए उसको हटाया जाता है और कोई नई चीज़ लाई जाती है। अब फेरा और फेमा में मैं 2 मेजर आपको बता देता हूँ कि मेजर डिफरेंसेस क्या है। देखो फेरा में क्या था, ये एक तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्ट था, ठीक है, और इसमें क्या होता था, जैसे आपने क्रिमिनल ऑफेंस होता है ना, क्रिमिनल ऑफेंस क्या, अरे क्रिमिनल ऑफेंस मतलब आपने कोई मर्डर किया हो, चोरी की हो, ये सब क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है। इसमें क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस जैसी आपको क्या है सज़ा दी जा सकती। लेकिन फेमा में क्या हुआ, फेमा में इस एक्ट को क्या फ्लेक्सिबल बनाया गया है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा छूट दी गई है। और इसमें क्या है, इसमें सिविल ऑफेंस, इसको अगर इसका एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो अपन क्या है, सिविल ऑफेंस माना जाता है। ओके, हाँ, अब इसका नाम देख लेते हैं अपन, इसको क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज की अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें क्या आएगा, उसमें फॉरेन करेंसी आएगी और भी बहुत सारी चीज़ है, बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, प्रोमिशनरी नोट आएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट आएगा, ट्रैवलर चेक आएगा, मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज को क्या है, इस एक्ट में मैनेज करने की बात कही गई है। ये एक्ट क्यों लाया गया ये भी समझना ज़रूरी है भाई। ये एक्ट था, फिर इसको इम्प्रूव करके क्यों लाया गया। देखो डॉलर सुना आपने, डॉलर निशान ऐसा ही होता है, शायद ऐसा ही होता है ना। ये क्या है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड करेंसी है, समझना इस बात को। ये एक्ट पढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अपन क्या कर रहे थे कि फेरा में क्या रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा थे, तो अपने पास क्या है कि जो फॉरेन एक्सचेंज आ नहीं पा रहा था, तो क्या हो गया, उससे क्या फ़र्क पड़ गया, उससे मैं बताता हूँ क्या फ़र्क पड़ा। कि इंडिया के पास क्या है, इंडिया को बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है, पता है आपको। जैसे अभी अपन क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं, फ़िलहाल क्रूड ऑयल का मुद्दा बहुत गर्म चल रहा है अभी, ठीक है। तो क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल अपन क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को क्या है कि डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों डॉलर में क्यों करना पड़ेगा, मैं तो इंडियन रुपीज़ में करूँगा। इंडियन रुपीज़ में अपन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो सामने वाला देश है ना, उसको क्या चाहिए, उसको डॉलर चाहिए। डॉलर क्यों चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड करेंसी है, जबकि रुपया जो अपना इंडियन रुपीज़ जिसकी बात करते हैं, INR जिसको लिखते हैं, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड करेंसी नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए और भारत सरकार ने कुछ देश है जैसे ईरान है, उसको कहा कि आप है ना जो हमसे रुपीज़ में ही क्या कीजिए, आप हमसे रुपीज़ में ही लेन देन कीजिए, वो अलग बात है। जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल और लेता हूँ, जैसे मैं गया कहीं पे मान लो
जैसे मैं अमेरिका को छोड़ दूँ, मैं और कहीं पे गया, जैसे थाईलैंड गया मैं, मान लो ये थाईलैंड छोड़ो, थाईलैंड अच्छी जगह नहीं है, मैं गया, कहाँ जाऊँगा मैं, चला गया कहीं इंडोनेशिया चला गया, इंडोनेशिया भी अच्छी जगह, मॉरिशियस चला गया मैं, मॉरिशियस अच्छी जगह। तो मॉरिशियस क्या करेगा, मॉरिशियस या तो अपनी कंट्री की, जो भी उस कंट्री की क्या है करेंसी है, या तो उसको एक्सेप्ट करेगा, या फिर वो किसको एक्सेप्ट करेगा, डॉलर को एक्सेप्ट करेगा। वो मैं वहाँ जाके अगर मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया और मैंने वहाँ पे इंडियन रुपीज़ दिए, तो वो क्या है, इंडियन रुपीज़ को एक्सेप्टेड नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो इसलिए ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, मतलब बहुत सारे देश, मतलब मैक्सिमम देश है जो क्या है, डॉलर को क्या है, एक्सेप्ट करते हैं। तो अपने को क्या है, कुछ भी इंपोर्ट करना रहता था तो अपन क्या INR में पेमेंट नहीं कर सकते थे, अपने को किस में पेमेंट करना पड़ता था, डॉलर में पेमेंट करना पड़ता था। और डॉलर में पेमेंट करने की वजह से क्या हो रहा है, अपने को डॉलर आएगा तभी तो अपन पेमेंट करेंगे, डॉलर नहीं आएगा। इस टाइम पे क्या होता था, जब फेरा था ना, तो अपने पास, आपने एक नाम सुना होगा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उससे अपने क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, मतलब डॉलर आ रहा है अपने पास उससे, तो इसलिए इसको प्रमोट कर रहे हैं FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। फेरा में क्या होता था, फेरा के टाइम पे अपने पास अगर मान लो अपने को कुछ चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज करना है, तो अपन क्या है, जो ये जो बड़े बैंक है ना, जैसे वर्ल्ड बैंक है, उसके पास चले जाते थे कि हमें फॉरेन एक्सचेंज दे दो हमें, और वो हमेशा कहते थे कि है ना, जो आप है ना, जो FDI को अप्रूव करो तभी आपके पास। लेकिन ये चलता रहता था, ये बहुत पुरानी हिस्टोरिकल बातें हैं, इन सबको छोड़ देते हैं। तो फेरा में क्या है, अपने पास क्या है, फॉरेन एक्सचेंज आ नहीं पा रहा था, इसलिए अपन ने क्या है, फेमा बनाया। और फेमा में फॉरेन एक्सचेंज क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड करेंसी, और अपन इंपोर्ट करते हैं तो उसका अपने को पेमेंट किस में करना पड़ता है, उसका अपने को इंपोर्ट डॉलर में करना पड़ता है, उस देश की करेंसी में करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है फेमा की बात सारी। ये इसलिए है ना, जो फेमा एक्ट आया, फेरा को कैंसिल किया, फेमा एक्ट आया, और फेमा एक्ट में ये सब बातें अपन अब धीरे धीरे इसके बारे में बात करते रहेंगे। तो इस एक्ट में क्या है, 7 तो चैप्टर हैं और सेक्शन 49 सेक्शन। 49 सेक्शन में से भी कुछ सेक्शन क्या है, पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं। शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 में पहले मैं बता चुका हूँ, सभी एक्ट्स में पहले के टाइटल, इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा, फेमा 1999 में एक्सटेंड कौन से जियोग्राफिकल एरिया है जिस पे अप्लाई होगा, तो किस पे होगा, वूल इंडिया पे होगा। देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है ना, जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन ये किस पे है, वूल इंडिया पे। अब आप ये मत पूछना कि आर्टिकल 370 हट चुका है तो अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होने लग गया है क्या। इफ़ेक्टिव ये 1 जून से है, ये 2 जून से, लेकिन 2000 और ये 2003 से। किसी भी एक्ट की शुरुआत कब मानते हैं, जब भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट AG/OG में, OG क्या है, ऑफिशियल गैजेट में क्या है, नोटिफाई करता है कि इस नोटिफिकेशन के 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने बाद, जनरली 3 महीने होते हैं, 3 महीने या 2 महीने, वो अपन आगे बात कर लेंगे, तो उसके बाद क्या है, उसको इफेक्टिव माना जाता है। फेमा एक्ट किस पे अप्लाई होगा, फेमा एक्ट अप्लाई होगा कोई भी ऑफिस ब्रांच या एजेंसी हो, कोई भी ऑफिस ब्रांच या एजेंसी हो, कहाँ होनी चाहिए, इंडिया के बाहर। एग्जांपल ले लेते हैं फिर इसकी बात करते हैं। जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का नाम सुना होगा, टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ आती हैं। तो टाटा मोटर्स ने क्या किया कि अभी तो मैं चाइना की बात कर लेता हूँ कि चाइना में उनका क्या है, एक प्लांट है, चाइना में उनका एक क्या है, प्लांट है। तो जो चाइना वाला प्लांट है ना, वो उसका कंट्रोल किसके पास है, उसका कंट्रोल जो इंडिया में बैठा है उसके पास है। अपने टाटा मोटर्स का है ना, जो ओरिजिनेशन कहाँ से, इंडिया से है, उसका जो मालिक है वो कहाँ, इंडिया में है, तो उसकी एक ब्रांच चाइना में है, तो चाइना का कंट्रोल कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। तो जो चाइना वाली जो भी ब्रांच है उस पर भी क्या होगा कि ये एक्ट अप्लाई होगा। ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा आपके। यही वो बात कह रहा है कि कोई भी ऑफिस या ब्रांच एजेंसी जो आउटसाइड इंडिया हो, इंडिया के बाहर टाटा मोटर्स की ब्रांच, और उसको है ना जो ओवन और कंट्रोल कौन कर रहा हो,
PRI मतलब पर्सन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। इसकी अपन अभी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अभी इतना ध्यान रख लो कि PRI का कंट्रोल होना चाहिए, मतलब जो इंडिया में है उसका कंट्रोल उस पर होना चाहिए, जिसको अपन PRI कहेंगे। तो उस पर क्या है, ये एक्ट अप्लाई होगा, या ये एक्ट उस पर भी अप्लाई होगा। कोई भी पर्सन है जिस पे एक्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अगर मेरे पे, जैसे मैं हूँ, मैं इंडिया में हूँ, मैंने कोई ऐसा बिजनेस खोल रखा है कि मेरे पे एक्ट अप्लाई हो रहा है, वैसे भी मैं इंडियन पर्सन हूँ तो मेरे पे एक्ट अप्लाई है, ठीक है, लेकिन मैंने इंडिया के बाहर जाके क्या कर दिया, कॉन्ट्रावेंशन कर दिया इस एक्ट का। मैंने इंडिया के बाहर जाके क्या कर दिया, कॉन्ट्रावेंशन कर दिया इस एक्ट का, तो भी क्या है, मुझे इस एक्ट के प्रोविजंस के खिलाफ जो भी सज़ा होगी, जो भी सज़ा का प्रावधान होगा वो होगा। तो ये दो बातें आपको समझा दी है मैंने। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 2 में मैं पहले बता चुका हूँ, क्या आएगा, डेफिनेशंस आएगी। डेफिनेशन में सबसे पहले पर्सन की बात कर लेते हैं। बताइए भाई, पर्सन क्या है? पर्सन का मतलब क्या, एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है क्या? देखो इसका क्या है, इसका मैं आपको समझा देता हूँ कि पर्सन की डेफिनेशन क्या है, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, लेकिन अपने को समझना ज़रूरी है कि एक्ट में पर्सन किसको कहेंगे, इसलिए इतना पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। देखिए, कोई अगर इंडिविजुअल है वो भी पर्सन है। HUF हिंदी अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वही है, कुछ पर्सन्स मिलके कुछ बना लिया उन्होंने ग्रुप, ये दोनों सेम ही बात है, ठीक है। ये दोनों चाहे इनकॉर्पोरेट हो या नोट हो, मतलब इनकॉर्पोरेट का क्या मतलब है कि लीगली जिनका एग्जिस्टेंस हो, जिन्होंने लीगल तरीके से कोई एग्रीमेंट बनाया हो, तो वो क्या हो गया, लीगली हो गया। और अगर मान लो बिना एग्रीमेंट बनाए चल रहा हो तो वो इनकॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। तो इसका इनकॉर्पोरेट का मतलब यही होता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, देखो कहीं पे लिखा हुआ होता है आर्टिफिशियल पर्सन, कहीं पे आता है जुडिशियल पर्सन, उन दोनों का मतलब एक ही है। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि कोई भी इनकॉर्पोरेट मतलब जो लीगली एग्जिस्ट करती हो, चाहे वो कोई NGO हो, NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई यूनिवर्सिटीज़ हो, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज हो, या फिर कोई भी कॉरपोरेशंस हो, तो वो होता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। उनका क्या होना, इनकॉर्पोरेट होना ज़रूरी है। और कोई भी एजेंसी, ऑफिस या ब्रांच, चाहे वो कंट्रोल्ड और ओवन्ड हो, किसके द्वारा, इस आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के द्वारा, तो उसे भी क्या है, इस एक्ट में पर्सन कहा गया है। आगे बात करेंगे अभी अपन। अब अपन बात करेंगे ऑथोराइज पर्सन की। देखो ऑथोराइज पर्सन का क्वेश्चन है ना, जो इस बार के मेंस में आया था। कौन से मेंस में? 2019 के में, ध्यान रखना। सादा सा क्वेश्चन है। ऑथोराइज पर्सन केवल 4 ही लोगों को कहेंगे। किसको कहेंगे? या तो वो ऑथोराइज डीलर हो, देखो इसको ऑथोराइज पर्सन को अगर आगे से अपन AP लिखेंगे, ऑथोराइज डीलर होना चाहिए, मनी चेंजर होना चाहिए, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स होनी चाहिए। ऑफशोर मतलब जो इंडिया के बाहर हो, और एनी अदर पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने RBI के पास अप्लाई किया है और RBI ने क्या है उसको ऑथोराइज किया। देखो इस एक्ट में सेक्शन 46 में क्या है, जो भी रूल्स बनाता है वो कौन बनाता है? रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और रेगुलेशंस कौन बनाता है? RBI। और अगर RBI को डायरेक्शन देना होगा तो वो कौन देगी? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है इस एक्ट में। ये हो गया ऑथोराइज पर्सन। केवल 4 लोगों को ही ऑथोराइज पर्सन कहेंगे, ये अपने को याद रखना है। इसके बाद आता है ऑथोराइज ऑफिसर। ऑथोराइज ऑफिसर का क्या मतलब हुआ? ऐसा कोई भी ऑफिसर किसका होगा? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कोई भी ऑफिसर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया हो। तो ऑथोराइज ऑफिसर क्या हो गया? ऐसा कोई भी ऑफिसर किसका होगा? एनफोर्समेंट डायरेक्टर का होगा, और उसको ऑथोराइज किसने किया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया होगा। तो ये हो गई ऑथोराइज ऑफिसर और ऑथोराइज पर्सन की बात। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए इस एक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की बात करेंगे। ध्यान रखना, इसका सेक्शन भी याद रखना अपने को, सेक्शन 2V याद रखना है, ये आ सकता है। ये क्या है? PRI है। PRI मतलब क्या है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। अब इसमें किसको कहेंगे? PRI किसको कहेंगे? तो उसके लिए देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है, जो 182 दिन 182 डेज इंडिया में रहा हो, लेकिन कब? पिछले फाइनेंशियल ईयर में।
जो इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहा हो। 182 डेज से ज़्यादा कितना, 183, 184, ठीक है। अगर कहीं पे आता है लेस देन 183 डेज, तो वो भी क्या होगा, PRI नहीं होगा। देखो कंपनीज एक्ट में अपन हमेशा बात करते हैं, कंपनीज एक्ट में एक रेजिडेंट डायरेक्टर की बात आती है, तो उस रेजिडेंट डायरेक्टर में अपन क्या बात करते हैं, वहाँ पे अपन बात करते हैं इक्वल टू, वहाँ पे अपन क्या बात करते हैं, या तो 182 डेज़ के बराबर या 182 डेज़ से ज़्यादा रेजिडेंट डायरेक्टर की बात आएगी, कंपनीज एक्ट में अपन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ पे 182 डेज़ के बराबर नहीं, 182 डेज़ से ज़्यादा ही वो क्या है, इंडिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर में रहना चाहिए। और वो किस वजह से, अगर वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, बिजनेस या वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उसके लिए आया है, या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए आया है, ये 3 कंडीशन है। इन तीनों के कारण अगर वो इंडिया में आया है, अनसर्टेन पीरियड मतलब वो आया तो है लेकिन उसका पता नहीं है कि वो कब वापस जाएगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन वो फुलफ़िल कर रहा है तो अपन उसको क्या कहेंगे, PRI कहेंगे। ध्यान से सुन लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई 1 जून 2018 से 30 दिसंबर 2018 तक इंडिया में क्या है, रहा है। तो अगर अपन ये तो कौन सा 18-19 हो गया, ये 19-20, अगर ये 19-20 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इसको अपन क्या PRI कह सकते हैं क्या। तो उसके लिए अपने को एक कंडीशन और देखनी पड़ेगी कि इतने टाइम तक तो ये मोर देन 182 डेज़ तो हो गया, तो उसने एक कंडीशन तो फुलफ़िल कर दी पहली वाली। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन अपने को देखनी है कि उसका पर्पस क्या था इंडिया में आने के लिए। तो अगर वो टूरिस्ट पर्पस से आया है, अगर वो टूरिज्म अगर वो घूमने फिरने के लिए आया है, तो उसको PRI अपन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि PRI के लिए क्या कंडीशन है, PRI के लिए 3 ही कंडीशन कही गई है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो बिजनेस करने आया है इंडिया में, तो उसको क्या कहेंगे अपन, 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए अपन उसको PRI कहेंगे। इन कंडीशंस के अलावा जैसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में आता है, तो वो भी क्या है, PRI उसको नहीं मानेंगे, चाहे वो कितने भी टाइम के लिए रहे। लेकिन अगर वो स्टडी के लिए आया है, अगर वो पढ़ाई के लिए आया है, जैसे 4 साल का कोर्स है, तो उसको क्या मानेंगे, उसको फिर PRI मानेंगे। स्टडी में क्या होता है, 4 साल का कोर्स है, और पढ़ सकता है, और पढ़ सकता है, तो उसके लिए उसको क्या है, PRI मानेंगे। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात अपन करते हैं कि कोई भी पर्सन क्या हुआ, पर्सन मैं आपको बता चुका हूँ, अभी अपन ने पढ़ा था इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, ये सब क्या है, पर्सन। तो इसीलिए मैंने वो डेफिनेशन पढ़ाई कि कहीं पर्सन का मतलब आप इंडिविजुअल नहीं समझ लो। और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट में बता चुका हूँ, जिसका परपेचुअल सक्सेशन हो, जिसकी कॉमन सील हो, जो केस शू और शूड किया जा सकता हो। बॉडी कॉर्पोरेट के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यहीं बता देता हूँ, बॉडी कॉर्पोरेट में जो कॉमन सील होती है वो कंपलसरी नहीं होती है, वो मैंडेटरी नहीं होती है। अगर वो चाहे तो बनवाए, नहीं तो नहीं बनवाए, अभी ये फिलहाल प्रोविज़न है। तो कोई भी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया में या तो रजिस्टर है या इनकॉर्पोरेट है, तो वो भी क्या होगा, PRI होगा। ये होगी 2 बात। अब हम तीसरी और चौथी बात हाँ, तीसरे और चौथे पॉइंट, 2 पॉइंट और है इसमें, 2 की अपन ने बात कर ली, 2 पॉइंट और है जिनको PRI कहेंगे। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे सैमसंग कंपनी है, नाम सुना होगा आपने, कहाँ की है, शायद साउथ कोरिया की है। तो जो सैमसंग कंपनी है वो इंडिया में आई, तो वो क्या हुई, उसको कहेंगे PROI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। जैसे ये क्या है, PRI है, तो उसको क्या कहेंगे, PROI, मतलब जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, वो आई अपने देश में, उसने क्या किया, कोई ब्रांच खोली अपने देश में, तो उस पर कंट्रोल किसका होगा, उस पर कंट्रोल उसी का होगा, या उसका मालिकाना हक, जो भी ओनर है वो वही होगा, तो उसको भी क्या है, PRI कहा जाएगा। सैमसंग की कोई ब्रांच या ऑफिस इंडिया में है और उसका कंट्रोल अगर बाहर से हो रहा है, तो जो ब्रांच इंडिया में है उसको भी क्या कहेंगे, PRI कहेंगे। हाँ, इसमें ये देखो, जैसे सैमसंग है वो बाहर है, इंडिया के बाहर है, PROI हो गई। उसने अगर इंडिया के बाहर है और कहीं पे भी खोला, अमेरिका में खोला या फिर चाइना में खोला या फिर और भी किसी देश में जाके खोला, तो इंडिया से उसका कोई लेना देना रहा क्या, नहीं रहा। जब इंडिया से उसका कोई लेना देना रहा नहीं, तो उस पर ये एक्ट लागू होगा ही नहीं।
तो उसमें क्या होगा कि अगर इंडिया में ब्रांच है लेकिन उसका कंट्रोल कौन बाहर वाला कर रहा है तो भी PRIL। और दूसरा, अगर मैंने जैसे मान लो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा आपने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर आप कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बाहर जाके कोई अपनी ब्रांच खोली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बाहर जाके कोई ब्रांच खोली, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो क्या है PRI है, लेकिन उस ब्रांच पे कंट्रोल किसका है PRI का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का PRI और उसका बाहर वाले पे कंट्रोल इसका है, तो इसको भी क्या कहेंगे अपन PRI कहेंगे। ये दो बात ध्यान रखना कि बाहर वाले ने इंडिया में आके ब्रांच खोली तो वो ब्रांच इंडिया वाली PRI है, और इंडिया वाले ने किसी जगह बाहर ब्रांच खोली तो वो बाहर वाली ब्रांच भी क्या है PRI मानी जाएगी। ठीक है, यही लिखा है मैंने कि कोई भी ऑफिस ब्रांच या एजेंसी अगर इंडिया में खोली गई है और उस पर ओनर या उसका कंट्रोल समझते हो आप, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ शेयर, जैसे अपन देखते हैं ना कि PSU है, तो PSU में क्या है कि 51% या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट का है या जिस भी व्यक्ति का है तो वो उसका कंट्रोलर होता है। तो अगर वो PROI उसका कंट्रोलर तो वो भी PRI कहलाएगा। और कोई ये ऑफिस आउटसाइड इंडिया है, इंडिया के बाहर है, जैसे इसका एग्जांपल ले लो, SBI का एग्जांपल दे दिया तो उसका क्या है, या फिर टाटा मोटर्स का अपन ने एग्जांपल लिया था कि टाटा मोटर्स का क्या है आउटसाइड चाइना में जाके उसकी एक ब्रांच खोल रखी है उसने, तो वो भी क्या है PRI मानेंगे। ये हो गई PRI की बात। आगे अपन बात करेंगे PROI की। हाँ, तो PRI की बात कर ली, PROI आ रहा था उसकी बात करते हैं। तो इसमें एक सीधी सी बात है कि जो PRI नहीं है वो PROI है, जो PRI नहीं है वो PROI है, मतलब जो PRI की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा वो PROI है। अब एक अपन ने पढ़ा नॉन रेजिडेंट इंडियन, पढ़ते हैं अपन NRI क्या है कि कोई भी PROI क्या है, ये चलो थोड़ा समझ लो कि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज़्यादा क्या है इंडिया में नहीं रहा हो, और जो अपन ने पर्पस बताए उसके लिए इंडिया में नहीं आया हो, तो वो क्या है PROI है। PRI के अलावा जितने भी है वो क्या है PROI है। तो NRI के लिए क्या कहते हैं कि जो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में नहीं रहा हो, पिछले साल में बिजनेस के लिए नहीं आया हो, ऐसे ही वो NRI की भी डेफिनेशन। तो ऐसा PORI, NRI कौन सा है, ऐसा PORI जो या तो सिटीजन हो इंडिया का, इंडिया का क्या होना चाहिए उसको सिटीजनशिप मिली होनी चाहिए, या फिर वो क्या होना चाहिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे अपन NRI कहेंगे। ये डेफिनेशंस अपने को रटने की ज़रूरत नहीं है, इससे संबंधित एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए क्या है अपने को पता होना चाहिए। अब PIO की बात कर लेते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति मान लो जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का सिटीजनशिप जिसको नहीं, अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सिटीजनशिप है तो वो इंडिया की सिटीजनशिप वैसे भी नहीं मिलेगी, एक व्यक्ति को एक ही सिटीजनशिप मिलती है, जनरल रूल है ये। तो ये क्या हो गया, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं माना जाएगा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन माना जाएगा, जिसके पास कभी भी इंडियन पासपोर्ट हो। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट कभी भी रहा हो, लाइफ टाइम आपके पास कभी भी इंडियन पासपोर्ट रहा हो, तो आपको PIO माना जाएगा। दूसरा, पेरेंट्स और ग्रांड पेरेंट्स, मतलब वो तो विदेश में चला गया लेकिन उसके मदर फादर या जो उसके मदर फादर के थे मदर फादर, मतलब या तो पेरेंट्स या ग्रांड पेरेंट्स, वो अगर इंडिया में रहते हो तो भी क्या है वो व्यक्ति जो आज बाहर रह रहा है उसको क्या माना जाएगा PIO माना जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो वो कोई बाहर का व्यक्ति है उसकी स्पाउस मतलब उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड, वो क्या है उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप हो, तो जो हस्बैंड वाइफ है वो दोनों PIO हो जाएंगे। अगर एक के पास सिटीजनशिप है तो दूसरा क्या हो जाएगा PIO हो जाएगा। या फिर एक के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं, तो एक के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं तो वो तो क्या होगा PIO, और जिससे शादी करेगा वो भी क्या हो जाएगा PIO हो जाएगा। तो ये 3 डेफिनेशंस अपन ने पढ़ ली। अब अपन आगे बात करते हैं करेंसी की। हाँ, तो अब अपन बात कर लेंगे करेंसी की।
करेंसी क्या होती है, तो देखो करेंसी में क्या आएंगे, करेंसी नोट्स आएंगे जिसमें बैंक नोट और कॉइन। बैंक नोट आप जानते हो, इंडिया वाले तो गांधी जी वाले और अमेरिका वाले जो भी है वो, तो जो भी बैंक नोट है वो क्या हो गए, करेंसी हो गए। पोस्टल ऑर्डर और नोट्स, पोस्टल ऑर्डर आप जानते हो, जैसे मनी ऑर्डर होता है वैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपन कोई मनी ऑर्डर भेजते हैं तो वो पोस्टल ऑर्डर, ऐसे ही मनी ऑर्डर हो गया। चेक, डीडी, चेक आप जानते हो 3 महीने की वैलिडिटी वाला। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट आप जानते होंगे, जैसे पहले अपन किसी एग्ज़ाम की फ़ीस भरते थे तो अपन जाते थे ना बैंक में डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए कि मेरा 100 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, और वो फिर डिमांड ड्राफ्ट जमा होता था। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है तो इसकी रिक्वायरमेंट कम होने लग गई। ट्रैवलर चेक, हाँ ये समझ लेना आप, ट्रैवलर चेक क्या है। देखिए फ़ॉरेन गए हैं आप, चलेंगे, मैं भी नहीं गया फ़ॉरेन, अगर मान लो आप फ़ॉरेन गए हो या अगर नहीं गए हो तो अपन साथ साथ चलेंगे। तो जब अपन फ़ॉरेन जाते हैं तो फ़ॉरेन में इंडियन रुपीस तो चलेगा नहीं, फ़ॉरेन में इंडियन रुपीस नहीं चलेगा, वहाँ तो या तो वहाँ की जो करेंसी है वो चलेगी या फिर क्या चलेगा, डॉलर चलेगा। तो अपन जैसे किसकी बात कर रहे थे, अपन मॉरिशियस की बात कर रहे थे। तो जैसे मैं गया मॉरिशियस में मैंने क्या है, रेस्टोरेंट में खाना खाया और मैं जब देने गया इंडियन रुपीस तो उसने कह दिया नहीं सर ये एक्सेप्टेड नहीं करते हैं हम, तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे एक आपने नाम सुना होगा, बड़ी फेमस है थॉमस कुक, थॉमस कुक का नाम सुना है, जैसे मेक माई ट्रिप है, थॉमस कुक है, तो थॉमस कुक एक कंपनी है, तो मैं जाऊंगा थॉमस कुक के पास। थॉमस कुक के पास जाके मैं क्या कहूँगा कि ये 5 लाख रुपए लीजिए और मुझे 5 लाख रुपए का एक ट्रैवलर चेक बना के दे दीजिए। तो जब मैं मॉरिशियस में जाऊंगा और वहाँ पे जो आपका थॉमस कुक का ऑफिस होगा, मैं उस चेक को देख के और वहाँ से जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे जैसे जैसे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं जो भी फॉरेन करेंसी वहाँ की है उसके हिसाब से मैं क्या कर लूँगा, पैसे विड्रॉल कर लूँगा। तो ये हो गया ट्रैवलर चेक, मतलब इंडिया में मैंने चेक बनवाया और मैं बाहर जाके क्या करूँगा, जिससे मैंने बनवाया वहाँ जाऊँगा और मैं उस चेक को दिखा के पैसे विड्रॉल करूँगा। जैसे 5 लाख रुपए दिए थे या मैंने $2 लाख का चेक बनवाया था तो मैं जाके कहूँगा कि मुझे $10,000, $20,000, $50,000 ये मैं निकलवा सकता हूँ। लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें, लेटर ऑफ क्रेडिट यह है कि जैसे मान लो मैंने किया एक्सपोर्ट, मैंने क्या किया, किसी चीज़ को एक्सपोर्ट किया, तो वहाँ पे मैं क्या कहूँगा, जो बाहर वाला बंदा है मैं उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे को ये डर रहेगा ना हमेशा कि यार क्या पता मेरा पैसा आएगा नहीं आएगा, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, रहेगा, सबको रहता है कि मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो मैंने एक्सपोर्ट किया तो मैंने उस सामने वाले को फ़ोन किया कि मिस्टर माइकल जैक्सन, क्या नाम था उसका नाम था माइकल जैक्सन। यहाँ वाले का नाम क्या था, यहाँ वाले का नाम तो राम था और उधर वाले का नाम क्या था, माइकल जैक्सन। तो मैंने क्या किया, मैंने माइकल जैक्सन को क्या कर दिया, फ़ोन लगा दिया। फ़ोन लगा के क्या कहा कि माइकल जैक्सन जी ऐसे मैं कैसे भेज दूँ, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, अगर मेरे पैसे नहीं आए तो मेरा तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा, मैं तो डूब जाऊँगा, मैं तो कर्जे में डूब जाऊँगा, दिवालिया हो जाऊँगा। तो माइकल जैक्सन ने क्या कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, यहाँ का जो मेरा बैंक ऑफ अमेरिका है या जो भी उसके पास वाला बैंक है, वो बैंक है ना जो तुम्हारे बैंक को गारंटी दे देगा, वो बैंक तुम्हारे बैंक को गारंटी दे देगा कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो ये वाला बैंक तुम्हारे बैंक को पैसे देगा और वो पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तो उसने ऐसे कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। तो मैंने क्या किया, उनकी बात मानी और मैं गया अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में। मैंने क्या कहा, मैं गया बैंक ऑफ बड़ौदा में और मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को कहा कि ऐसे ऐसे मुझे माइकल जैक्सन को एक्सपोर्ट करना है और वो कह रहा है कि वो बैंक ऑफ अमेरिका चूँकि आप बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे बैंक हो तो बैंक ऑफ अमेरिका आपको गारंटी दे रहा है क्या, अगर मैंने जो माल भेजा अगर उसके पैसे माइकल जैक्सन ने नहीं दिए तो क्या आप मुझे पैसे दे दोगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कहता है, निश्चिंत रहो। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या कहा कि निश्चिंत हो जाओ, ये पैसा मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, ये एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक को देता है, ताकि ये एक्सपोर्ट के संबंध में भी हो सकता है, इंपोर्ट का भी हो सकता है। जैसे मान लो कि इंडिया में पंजाब है, पंजाब से एक जम्मू कश्मीर है, तो पंजाब वाले ने कहा जम्मू कश्मीर को भेजा, तो उन दोनों के बैंक भी क्या है, आपस में लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर सकते हैं। तो ये हो गया लेटर ऑफ क्रेडिट। बिल ऑफ एक्शन अपन आगे पढ़ेंगे। एक बिल के विरुद्ध क्या होता है, कुछ पैसा पे करना पड़ता है। ऐसा ही प्रोमिशनरी नोट होता है, प्रॉमिस करता है एक नोट के विरुद्ध कि इतने पैसे पे कर दूंगा। और क्रेडिट कार्ड तो आप जानते ही हैं। आगे बात करते हैं। हाँ, तो इंडियन करेंसी की बात करते हैं। इंडियन करेंसी को क्या INR में प्रेजेंट करते हैं, इंडियन रुपीज़, ठीक है। अब देख लो, ये बात और सुन लेना, ये इंडियन रुपीज़ का साइन ऐसा है, ऐसा, पता है क्या? नहीं पता है तो पता कर लो। ये कब से है ऐसा साइन? ये 2010 से है। और ये साइन है ना, जो किसने बताया था, ये उदय कुमार ने बताया था। एक मतलब एक इंडिया लेवल पे क्या हुआ था कि सबको कहा गया था कि सब अपना अपना व्यू दीजिए, तो ये उदय कुमार का क्या है, सेलेक्ट हुआ था। और ये कौन है, उदय कुमार कौन थे? ये HOD थे, किसके? IIT गुवाहाटी के, जो कि आसाम में है। तो रुपए का साइन ये। अब आगे से अपन भी ऐसा ही लिखेंगे, रुपए का साइन। इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, स्पेशल बैंक नोट और स्पेशल कॉइन। देखो, स्पेशल बैंक नोट क्या होते हैं? स्पेशल बैंक नोट RBI कभी कभी इशू करता है, जिसका क्या होगा, जिसकी डिज़ाइन, फॉर्म और मटेरियल तीनों क्या होगी, जो अपने नोट चलते हैं ना गांधी जी वाले, उससे अलग होंगे। बस इतना ही है इसमें इंडियन करेंसी। फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी के अलावा जो भी करेंसी है वो सब फॉरेन करेंसी है। आगे बढ़ते हैं कि जब फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन की इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। कुछ ही नहीं है इसमें खास बात कि फॉरेन करेंसी अपन ने पढ़ ली, एक तो वो आएगी इसमें। दूसरा क्या आएगा कि कोई भी फॉरेन करेंसी में अपने को कुछ भी पे करना है, चाहे डिपॉजिट हो, चाहे क्रेडिट हो, चाहे बैलेंस है, जो चाहे डिपॉजिट हो चाहे क्रेडिट, मतलब कोई लोन लिया हुआ हो, अपने कोई उधार लिया हो, या फिर कोई बैलेंस हो, अगर ये अपने को फॉरेन करेंसी में पे करना है तो वो भी क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया। या फिर कोई भी DD हो, डिमांड ड्राफ्ट हो, ट्रैवलर चेक हो, लेटर ऑफ क्रेडिट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये ड्रॉ होगा, मतलब लिखा किस में जाएगा, INR इंडियन करेंसी में लिखा जाएगा, लेकिन पेएबल किस में होगा, फॉरेन करेंसी में। या फिर लिखा किस में जाएगा, फॉरेन करेंसी में। कहाँ लिखा जा रहा है, आउटसाइड इंडिया, तो फॉरेन करेंसी में लिखा जाएगा, लेकिन पेएबल किस में होगा, INR में। तो ये तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखना कि क्या है, लिखा किस में जाएगा। अगर इंडिया में लिखा जा रहा है इंडियन रुपीज़ में, तो फॉरेन करेंसी में पेएबल होगा। और अगर फॉरेन करेंसी में या इंडिया के बाहर लिखा जा रहा है तो इंडियन रुपीज़ में पेएबल होगा। फॉरेन एक्सचेंज की यही खास बात है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फॉरेन सिक्योरिटी की। फॉरेन सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। फॉरेन सिक्योरिटी में क्या है, कोई भी शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट। क्या है, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, अदर इंस्ट्रूमेंट, जो लिखे किस में जाएंगे, फॉरेन करेंसी में, लेकिन अगर उनको अपने को रिडीम करना है, मतलब उनसे अपने को एनकैश करवाना है, या उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, वो किस में मिलेगा, INR में। अपन ने लास्ट पढ़ा जो फॉरेन एक्सचेंज का लास्ट यही तो था कि जो फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन पेएबल किस में है, इंडियन रुपीज़ में। तो फॉरेन सिक्योरिटी की भी यही डेफिनेशंस होती है। एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट तो आप जानते हैं, इंडिया से बाहर अगर कोई भी चीज़ भेजी जाए, चाहे वो हवाई जहाज़ से भेजो, चाहे धरती से भेजो, या फिर चाहे समुद्र से भेजो, तो वो क्या है, एक्सपोर्ट। लेकिन एक्सपोर्ट में एक बात ध्यान रखना है, एक्सपोर्ट में अपन दो चीज़ों की बात करेंगे, एक तो गुड्स की बात करेंगे, लेकिन गुड्स के साथ साथ सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। गुड्स प्लस सॉफ्टवेयर, एक्सपोर्ट में सॉफ्टवेयर की भी बात होगी कि सॉफ्टवेयर अगर चला जाता है एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर का भी एक्सपोर्ट होता है। अब इसके बाद अपन लास्ट डेफिनेशंस बची अपनी। हाँ, अब अपन रिपेट्रिएशन की बात कर लेते हैं। रिपेट्रिएशन मतलब इंडिया में पैसे को लाना। जैसे मान लो अपन ने कोई एक्सपोर्ट किया है, उसका पैसा अपने को इंडिया में लाना है, तो उसको रिपेट्रिएशन कहते हैं। तो अपन ने जैसे
रियलाइजेशन हुआ फॉरेन एक्सचेंज का, अपन ने कोई चीज़ भेजी, अपने पास पैसा आया, तो उसका अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं। या तो अपन उसको अगर अपने को बेचना है तो अपन किसको बेचेंगे, ऑथोराइज पर्सन को बेचेंगे। अपन ने पढ़ा था ऑथोराइज पर्सन कितने हैं, 4 तरह के होते हैं, ऑथोराइज डीलर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, मनी चेंजर और कोई भी पर्सन जो आरबीआई ऑथोराइज करे, उसको अपन बेच सकते हैं। होल्ड करना है तो क्या कहाँ रखेंगे, जो ऑथोराइज पर्सन का अकाउंट होगा उसमें अपन क्या रखेंगे, उसको होल्ड रख सकते हैं। या फिर अपन उस पैसे का क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मेरी डेब्ट और लाइबिलिटी है, कोई भी मेरी उधार है जो किस में है, फॉरेन एक्सचेंज में एक्सप्रेस्ड है, या मतलब फॉरेन करेंसी में कहना यही चाहता है, तो मैं उसको चुकाने में भी इसका यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी डेफिनेशंस ख़त्म होती है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के जितने भी सेक्शंस हैं उन सेक्शन में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना इसमें लगा है, क्योंकि डेफिनेशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी था और डेफिनेशंस में क्वेश्चन भी आ जाता है। ये इसका बेसिक्स होता है, किसी भी एक्ट का बेसिक क्या है, डेफिनेशंस है। अगर अपन ने डेफिनेशंस अच्छी कर ली तो आगे अपने को उस एक्ट को पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे आगे की। थैंक यू वेरी मच।